पेस्टोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इस चैप्टर में सबसे पहले बताऊंगी नोमैड्स किसे कहते हैं। वो लोग जो एक जगह पर नहीं रहते बल्कि एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं अपनी जीविका कमाने के लिए, यानी लाइवलीहुड के लिए। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं तो हम उन्हें नोमैड्स कहते हैं। और नोमैड पेस्टोलिस्ट किसे कहते हैं? ऐसे नोमैड्स जो एक जगह से दूसरी जगह अपने साथ अपने जानवरों को लेकर जाते हैं, उन्हें हम नोमैडिक पेस्टोलिस्ट कहते हैं। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो नोमैड पेस्टोलिस्ट होते हैं ये अपनी जीविका कैसे कमाते हैं, जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी उनका इन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, उन्होंने क्या क्या चीज़ें झेली, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसका जो दिया हुआ है वो है पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स। पहले अब हम पेस्टोरल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरीके के पेस्टोरल्स होते हैं, वो कहाँ कहाँ रहते हैं और कैसे कैसे मूवमेंट करते हैं और कैसे अपनी जीविका कमाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको माउंटेन्स में जो पेस्टोरल्स रहते हैं उनके बारे में बताऊंगी। माउंटेन्स में 3 तरीके के पेस्टोरल्स रहते हैं। पहला है गुज्जर बकरवाल्स, जो कि जम्मू कश्मीर के हर्डर्स हैं। ये गोट और शीप को पालते हैं। इनमें से कई 19th सेंचुरी में अपने जानवरों के लिए अच्छे पॉस्चर की तलाश में यहाँ आए थे। विंटर में जब माउंटेन्स पर स्नो हो जाती है, यानी स्नो से ढक जाते हैं जब माउंटेन्स, तो ये लो हिल ऑफ शिवालिक में रहने के लिए आ जाते हैं। और ये जब आते हैं तो एक साथ बहुत सारे परिवार एक साथ ये जर्नी करते हैं। और इस तरीके से इन लोगों के ग्रुप को जब बहुत सारे लोग एक साथ जाते हैं तो उसे हम काफिला कहते हैं। ये पीर पंजर क्रॉस करके कश्मीर वैली में अंदर आते हैं। गर्मी में जब बर्फ़ पिघलने लगती है तो माउंटेन हरे भरे हो जाते हैं, जिससे एनिमल्स के लिए न्यूट्रिशियस फॉरेज तैयार हो जाता है। फॉरेज उस खाने को कहते हैं जो एनिमल्स खाते हैं। और बाय द एंड ऑफ सितंबर ये बकरवाल वापस लो हिल ऑफ शिवालिक में रहने के लिए चले जाते हैं। इस तरीके से ये एक साइक्लिक मूवमेंट करते हैं। दूसरी जो यहाँ पर पेस्टोरल कम्युनिटी है वो है गड्डी शेफर्ड्स। ये हिमाचल प्रदेश के हैं और ये भी साइक्लिक मूवमेंट करते हैं। ये भी सर्दी में लो हिल ऑफ शिवालिक में आ जाते हैं और अप्रैल में वो नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं और लाहुल और स्पीति में गर्मी बिताते हैं। और यहाँ पर जब वो यहाँ से इन्हें ऊपर जाना होता है तो उससे पहले यहाँ पर फसल बोकर चले जाते हैं और ऊपर जाते हैं। जब ऊपर पहुंचकर ठंड ज़्यादा हो जाती है तो ये वापस नीचे आते हैं। नीचे आकर फिर से राहुल और स्पीति में रुकते हैं और जो इन्होंने गर्मी के समय में फसल बोई थी उसे यहाँ से काटते हैं और उसके बाद और नीचे लो हिल ऑफ शिवालिक में चले जाते हैं और फिर अगले अप्रैल में यही साइकिल चलती है। अब तीसरे हैं इसमें गुज्जर कैटल्स। ये गुज्जर कैटल हर्डर्स जो हैं वो गढ़वाल और कुमायूं के हैं। ये लोग भी मूवमेंट करते हैं और ये विंटर में भाबर बेल्ट में आ जाते हैं और समर में हाई मिडोज, जिसे हम बुग्याल्स भी कहते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं। ये जो पेस्टोरल कम्युनिटीज साइक्लिक मूवमेंट करती हैं, इसमें और भी कई सारी कम्युनिटीज़ हैं जैसे भूटियाज, शोरपा और किन्नौर्स। और इन सब के मूवमेंट से फ़ायदा ये होता है कि जो पॉस्चर लैंड्स होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं और पॉस्चर लैंड्स का ओवर यूज नहीं हो पाता है। द प्लेट्यू, प्लेन्स एंड डेजर्ट। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि प्लेट्यू में, प्लेन में और डेजर्ट में कौन से पेस्टोरल कम्युनिटीज़ रहते हैं और वो अपना जीवन यापन करने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं। पहला है धंगर ऑफ महाराष्ट्र। इनकी पॉपुलेशन है 467,000। ये इनमें से अधिकतर लोग शेफर्ड्स हैं या ब्लैंकेट वीव करते हैं या फिर बफेलो हर्डर्स हैं। ये सारे के सारे सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र में रहते हैं ड्यूरिंग मानसून सीजन। और ये जो एरिया है ये सेमी एरिड रीजन है। इसमें रेनफॉल बहुत कम होती है और यहाँ की जो सॉयल है वो पुअर होती है। यहाँ पर थॉर्नी बुशेस होते हैं। यहाँ केवल बाजरा की क्रॉप होती है।
क्योंकि ये ड्राई क्रॉप है। फिर जब मानसून का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो ये अक्टूबर में बाजरे की फसल काट कर वेस्ट की तरफ मूव कर जाते हैं और 1 महीने बाद कोंकण पहुंचते हैं। कोंकण के जो पीसेंट्स होते हैं वो इनकी बहुत आवभगत करते हैं और कोंकण में हाई रेनफॉल होती है और वहाँ रिच सॉइल होती है। कोंकण में इस समय खारिफ क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं और फील्ड को राबी क्रॉप के लिए तैयार करते हैं। धंगर फ्लॉक फील्ड को मैन्योर करते हैं और स्टबल खाते हैं। स्टबल होता है जो खारिफ क्रॉप का बचा हुआ पोर्शन, फसल काट ली जो बचा हुआ पोर्शन है उसको स्टबल बोलते हैं। तो वो ये खाते हैं वहाँ के जो फ्लॉक हैं वो। इसके बदले में कोंकण पीसन इन्हें राइस देते हैं और जो ये प्लेट्यू वाले रीजन में जाकर यूज़ करते हैं जहाँ ग्रेन की कमी होती है। मानसून शुरू होते ही ये कोंकण और कोस्टल एरिया छोड़कर ड्राई प्लेट्यू रीजन में वापस आ जाते हैं क्योंकि जो शीप होती हैं उन्हें वेट मानसून कंडीशन उनसे टॉलरेट नहीं होती है। फिर आ जाओ अब कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर अब मैं यहाँ की बात करूँगी कि यहाँ पर जो पेस्टोरलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं। यहाँ पर भी सेम होता है, मानसून सीज़न में यहीं पर रहते हैं यहाँ के जो पेस्टोरलिस्ट हैं और जब ड्राई सीज़न होता है तो वो वेस्टवर्ड चले जाते हैं। यहाँ पर जितने भी पेस्टोरलिस्ट रहते हैं वो कैटल्स, गोट और शीप हर्डर्स होते हैं। उनमें हैं गोलास जो कैटल्स को हर्ड करते हैं, कुरुमास और कुरुबास शीप और गोट को पालते हैं और उन्हीं ब्लैंकेट बनाते हैं। ये जंगल के पास रहते हैं, छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड पर ये कल्टीवेशन भी करते हैं, अलग अलग तरीके के ट्रेड करते हैं और अपने हर्ड्स की केयर भी बहुत ज़्यादा करते हैं। जो माउंटेन पेस्टोरलिस्ट थे वहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा था वो सीज़न के हिसाब से हो रहा था। विंटर सीज़न में वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे, जबकि जो ड्राई सेंट्रल प्लेट्यू है यहाँ पर रेनफॉल के हिसाब से मूवमेंट हो रहा है। जब रेन होती है तो वो एक जगह रहते हैं, जब रेन नहीं होती तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं। अब नेक्स्ट है बंजारा। ये एक बहुत ही जाना माना ग्रेजर का ग्रुप है। ये मिलते हैं हमें यूपी में, पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। अच्छे पॉस्टर लैंड की तलाश में दूर दूर तक चले जाते हैं और कैटल से मिलने वाला जितना भी सामान इन्हें मिलता है उसे ये बेचकर ग्रेन और फूडर खरीदते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है रायकास ग्रुप। ये राजस्थान के डेजर्ट में रहते हैं। यहाँ रेनफॉल बहुत कम होती है। कल्टीवेटेड लैंड की हार्वेस्ट हर साल बदलती है। अगर बारिश अच्छी हो जाती है तो कल्टीवेशन अच्छा होता है और अगर कम होती है तो प्रोडक्शन कम होता है। कई बड़े बड़े पैचेस में तो ऐसे हैं जहाँ पर खेती हो ही नहीं पाती है। और ये जो रायकास हैं जो बरमार, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर इन सब जगह के हैं, ये अपनी ही जगहों पर रहते हैं और क्योंकि यहाँ पर पॉस्चर बहुत अच्छे से इन्हें मिल जाता है। और जब अक्टूबर का महीना आता है, मतलब मानसून में तो ये यहीं रहे, लेकिन जब अक्टूबर का महीना आया, जब मानसून ख़त्म हो गया तो ये आगे जब यहाँ पर पॉस्चर लैंड ख़त्म हो गए तो ये दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ पर इन्हें अच्छा पॉस्चर लैंड मिलता है या वाटर अवेलेबिलिटी होती है, उस जगह पर ये मूव कर जाते हैं। एक ग्रुप रायकास का है जिसको हम मारू कहते हैं, MARU। ये कैमल को पालते हैं और दूसरा ग्रुप जो होता है वो शीप और गोट को पालता है। इस तरह से हमने देखा कि ये जो पेस्टोरल ग्रुप्स हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है या वहाँ पर पानी मिलेगा या नहीं, या वहाँ खाना मिलेगा नहीं, कब तक रहना है, ये सब डिसाइड करना होता है। उसके बाद ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। प्लस रास्ते में जितने भी फार्मर जिन्हें मिलते हैं उनसे इन्हें अपने अच्छे संबंध बनाने पड़ते हैं, जिससे कि ये अपने जानवरों को उनके खेतों पर ग्रेजिंग करा पाए और इसके बदले में उनसे थोड़ा बहुत ट्रेड भी कर लेते हैं ये। और इन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए कल्टीवेशन भी करना पड़ता है, ट्रेडिंग भी करनी पड़ती है और हर्डिंग भी करनी पड़ती है। कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ। कॉलोनियल रूल में पेस्टोरल लाइफ पर बहुत बड़ा चेंज आया।
पहला, उनके ग्रेजिंग ग्राउंड्स छोटे हो गए। दूसरा, उनका मूवमेंट रेगुलेटेड हो गया, यानी ब्रिटिश ने ये फिक्स कर दिया कि पेस्टोरल को इस एरिया में वो जा सकते हैं और इस एरिया में वो नहीं जा सकते हैं। इसको कहते हैं रेगुलेट करना। तीसरा है, उनका रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया गया। चौथा, उनके जानवर कम हो गए, जिससे उनके ट्रेड और क्राफ्ट पर भी असर पड़ा। कॉलोनियल रूल में ये सारे चेंजेस क्यों आए या कैसे आए, ये हम ये आगे देखेंगे। अब पहला है चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट, यानी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कौन कौन से चेंजेस लेके आया। पहला है, कॉलोनियल गवर्नमेंट ये चाहते थे कि जितने भी ग्रेजिंग लैंड्स हैं उन्हें कल्टीवेटेड लैंड में बदल दिया जाए। लोग लैंड पर जब खेती करेंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, जिनसे उनकी इनकम बढ़ जाएगी। यानी कल्टीवेशन अगर एक्सपैंड होगा तो रिवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। जब कल्टीवेशन ज़्यादा होगा तो जूट, कॉटन, वीट ज़्यादा ग्रो होंगे, जो कि इंग्लैंड को उस समय चाहिए थे। कॉलोनियल ऑफिशियल्स के लिए अनकल्टिवेटेड लैंड अनप्रोडक्टिव था, क्योंकि ना वहाँ से रिवेन्यू मिल रहा था और ना ही वहाँ कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा था। तो इसलिए उन्होंने उन्हें वेस्ट लैंड कहा। वेस्ट लैंड रूल बनाकर कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल को गवर्नमेंट ने लैंड दे दिया। इन इंडिविजुअल्स को कई सारे कंसेशन दिए और इन्हें एनकरेज किया कि ये लैंड को सेटल करें। इनमें से कई को विलेज का हेडमैन बना दिया गया। इस तरह से वेस्टलैंड पर गवर्नमेंट ने अपना अधिकार करके पेस्टोरलिस्ट के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी, क्योंकि उनके पास ग्रेजिंग लैंड अब नहीं बचे। दूसरा है, कई जगहों पर फॉरेस्ट एक्ट लागू किए। इसके अकॉर्डिंग कई जगह जहां कॉमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर जैसे देवदार या साल के पेड़ मिलते थे, उन्हें रिजर्व कर दिया गया। वहां कोई पेस्टोरलिस्ट नहीं जा सकता था। कुछ कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स दिए गए, लेकिन बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ। कॉलोनियल ऑफिशियल्स को ये लगता था कि ग्रेजिंग से सैपलिंग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हर्ड के पैरों के नीचे आकर सैपलिंग मर जाते हैं और पेड़ अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते हैं। फॉरेस्ट एक्ट ने पेस्टोरलिस्ट की लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया। उन्हें फॉरेस्ट में जाने से मना कर दिया गया और जिनको फॉरेस्ट में जाने दिया गया उन पर भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई और उन्हें फॉरेस्ट में जाने के लिए एक परमिट दिया गया और उनके जंगल में जाने वहाँ से वापस आने का जो टाइम था उसे भी फिक्स कर दिया गया। अब जब जंगल में हरी हरी घास होती थी तो भी पेस्टोरलिस्ट वहाँ नहीं जा पाते थे, क्योंकि उन पर फॉरेस्ट एक्ट लगा दिया गया था और अगर स्पेसिफाइड टाइम से ज़्यादा पेस्टोरलिस्ट फॉरेस्ट में रुकता था तो उसको फाइन पे करना पड़ता था। तीसरा है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स नोमैडिक पीपल पर शक किया करते थे और उन्हें लगता था कि पता नहीं ये पेस्टोरलिस्ट एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट सेटल्ड पॉपुलेशन पर रूल करना चाहती थी। वो चाहती थी कि लोग एक जगह रहें जिससे वो उन पर आसानी से रूल कर सकें। जो लोग एक जगह रहने लगे उन्हें गवर्नमेंट शांति प्रिय मानती थी और जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे उन्हें क्रिमिनल मानती थी। 1871 में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट पास किया, जिसके अकॉर्डिंग क्राफ्टमैन, ट्रेडर्स और पेस्टोरलिस्ट को क्रिमिनल ट्राइब कहा गया और इन ट्राइब को अपने एरिया से बाहर जाने के लिए परमिट लेना होता था। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉलोनियल गवर्नमेंट रिवेन्यू इनकम एक्सपेंड करने के लिए हर तरीके की कोशिश कर रही थी। इसके लिए उसने लैंड, कैनल वाटर, सॉल्ट, ट्रेड, गुड और एनिमल पर भी टैक्स लगा दिया। जितने एनिमल ग्रेजिंग करते थे पॉस्चर में, उन सब के लिए पेस्टोरलिस्ट को टैक्स देना होता था। धीरे धीरे ये टैक्स इंक्रीज कर दिया गया और 1815 से 1880 के बीच में ये टैक्स कौन कॉन्ट्रैक्टर कलेक्ट करेगा उसके लिए एक ऑक्शन भी हुआ। ये कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेस्टोरलिस्ट से वसूल करके थोड़ा सा गवर्नमेंट को दे देते थे, बाकी वो अपने प्रॉफिट के रूप में रख लेते थे।
1880 में गवर्नमेंट ने अपने आप से टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने एक पास बनाया। ग्रेजिंग ट्रैक्ट के अंदर जाते समय कैटल हर्डर्स को पास दिखाना होता था और वहीं पर उन्हें टैक्स भी पे करना होता था। हाउ डिड दीज चेंजेस अफेक्ट द लाइफ ऑफ पेस्टुरलिस्ट? ग्रेजिंग लैंड को जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने उसे कल्टीवेबल लैंड बना दिया, जिसकी वजह से हर्डर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई और उन्हें पॉस्चर लैंड कम मिलने लगा अपने जानवरों के लिए। उन्हें ये भी मना कर दिया गया कि वो फॉरेस्ट में भी फ्रीली पॉस्चर नहीं करा सकते, ठीक है, पॉस्चर लैंड नहीं ले सकते जहाँ पर वो अपने जानवरों को चरा सकें। दूसरी बात, क्वालिटी ऑफ पॉस्चर डिक्लाइन, यानी जो जानवर थे अब उन्हें एक ही पर्टिकुलर एरिया पर ग्रेजिंग कराई जाती थी बार बार, तो इसकी वजह से जो पॉस्चर लैंड था उसकी जो क्वालिटी थी वो भी गिरने लगी। तीसरा, डिटेरियोरेशन ऑफ एनिमल स्टॉक, जब जानवरों को अच्छा और पेट भरकर खाना नहीं मिलता था तो वो उसकी वजह से मरने लगे। यानी इसके 3 इफ़ेक्ट पड़े। पहला, पॉस्चर की कमी हो गई। दूसरा, जो पॉस्चर लैंड था उसकी क्वालिटी कम हो गई। और तीसरा, जो नंबर ऑफ एनिमल्स थे वो भी कम होने लगे। हाउ डिड द पेस्टुरलिस्ट कोप विद दीज चेंजेस? यानी ये जो सारे चेंजेस हुए थे अभी तक, जो अंग्रेज़ों की वजह से इन्हें अपने जीवन यापन में चेंजेस करने पड़े थे या हुए थे इनके जीवन में चेंजेस, उनसे इन्होंने कैसे कोप अप किया। इसमें इन चेंजेस के प्रति अलग अलग पेस्टुरलिस्ट के अलग अलग रिएक्शंस थे। कुछ ने अपने कैटल कम कर दिए क्योंकि वहाँ पर इनफ पॉस्चर नहीं था, तो कुछ ने नए पॉस्चर लैंड ढूंढे और पुराने ग्रेजिंग ग्राउंड पर जब जाना मुश्किल हो गया था तो उन्होंने नए नए पॉस्चर ढूंढने शुरू कर दिए। 1947 में पार्टीशन के बाद जो रह कास्ट थे उन्होंने बहुत समय तक वो सिंध नदी पर नहीं जा सके ग्रेजिंग कराने के लिए, तो उन्होंने इंदस के किनारे पर ही ग्रेजिंग कराई अपने जानवरों को और फिर वो हरियाणा शिफ्ट हो गए, जहाँ एग्रीकल्चरल फील्ड पर जब फसल काट ली जाती थी उसके बाद शीप्स को ग्रेज कराया जाता था और फील्ड को मैन्योर भी प्रोवाइड कराती थी ये शीप्स। कुछ जो रिचर पेस्टोरलिस्ट थे उन्होंने अपनी नोमैडिक लाइफ छोड़ दी, उन्होंने ज़मीन खरीदी और वो एक जगह पर सेटल हो गए और कुछ और कोई ट्रेड करने लगे। कुछ जो गरीब पेस्टोरलिस्ट थे वो मनी लेंडर से उधार लेकर जीवन गुजारा करने लगे। जब उनके पास उधार चुकाने के लिए पैसा नहीं होता था तो वो अपने कैटल्स और शीप को धीरे धीरे करके बेच देते थे एक एक करके। जब उनके पास शीप और कैटल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते थे, बेचने के लिए अब कुछ भी नहीं रहता था, तब वो लेबर का काम करते थे। इन सब के बावजूद पेस्टोरलिस्ट की संख्या बढ़ती जा रही थी और जब एक जगह का वो पॉस्चर लैंड इनके लिए बंद हो जाता था तो ये अपने मूवमेंट की डायरेक्शन बदल लेते थे और अपने हर्ड्स का साइज़ भी कम कर लेते थे और कई तरीके का इस्तेमाल करते थे पैसा कमाने के लिए। इस तरह से संसार के कई हिस्सों में नए लॉज और सेटलमेंट पैटर्न की वजह से पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी ने अपनी लाइफ में कई सारे चेंजेस किए। पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका। संसार की लगभग आधी पेस्टोरल पॉपुलेशन अफ्रीका में रहती है। इनमें कई सारी कम्युनिटीज़ आती हैं जैसे बिडुइन्स, बर्बर, मसाई, सोमाली, बोरन और तुर्काना। ये अधिकतर सेमी एरिड ग्रासलैंड या डेजर्ट में रहते हैं जहाँ रेन फेड एग्रीकल्चर मुश्किल होता है। रेन फेड एग्रीकल्चर का मतलब होता है ऐसा एग्रीकल्चर जो रेन पर डिपेंड हो। अब क्योंकि ये डेजर्ट वाला एरिया है, वहाँ पर बारिश नहीं होती है, कम होती है, इसलिए यहाँ पर रेन फेड एग्रीकल्चर करना मुश्किल होता है। ये कैटल्स, कैमल, गोट, शीप, डंकी इन सब को पालते हैं और उनका मिल्क, मीट, स्किन, वूल ये सब बेचते हैं। कुछ लोग पेस्टोरल एक्टिविटीज़ के साथ में एग्रीकल्चर भी करते हैं। इन पेस्टोरल की लाइफ भी कॉलोनियल रूल की वजह से अफेक्टेड हुई थी। इनमें से हम जो मसाई वाला ग्रुप है उसके बारे में हम डिटेल में अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। मसाई कैटल हर्डर्स शुरू में ईस्ट अफ्रीका में रहते थे, जिनमें से 300,000 साउथ केनिया में रहते थे
और 150,000 तंजानिया में रहते थे। हम ये भी देखेंगे आगे कि ये जो नए रूल्स और रेगुलेशंस थे, इनकी वजह से इनके लैंड इनसे दूर चले गए। कहाँ चले गए वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। और इनका जो मूवमेंट था वो भी रिस्ट्रिक्ट हो गया। वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड गॉन, यानी जो एक ग्रेजिंग लैंड थे मसाई कम्युनिटी के, वो कहाँ चले गए। पहला पॉइंट है, कॉलोनियल रूल से पहले मसाई लैंड केन्या से लेकर तंजानिया तक फैला हुआ था, लेकिन अब ये धीरे धीरे कम होते जा रहा था लैंड। यूरोपियन एम्पेरिकल पावर ने अफ्रीका को स्लाइसेस में बांटना शुरू कर दिया, यानी हिस्सों में बांटना शुरू कर दिया। 1885 में मसाई लैंड दो बड़े बड़े हिस्सों में बांट दिया गया, जिसका नाम था ब्रिटिश केन्या और जर्मन तंगंकिया। जितना भी बेस्ट ग्रेजिंग फील्ड था वहाँ पर वाइट लोग रह रहे थे, और मसाई लोगों को साउथ केन्या और नॉर्थ तंजानिया के छोटे छोटे हिस्सों में रहना पड़ रहा था। मसाई ने 60% अपनी ज़मीन इस तरीके से खो दी थी, वहाँ पर ब्रिटिश लोग रहने लगे थे। और अब मसाई कम्युनिटी को ऐसे एरिया में रहना पड़ रहा था जहाँ पर अनसर्टेन रेनफॉल हो रही थी और जहाँ का पॉस्चर भी बहुत ही पुअर था। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने अफ्रीकन को कहा कि वो कल्टीवेशन लैंड बढ़ाएं, जिससे पॉस्चर लैंड और भी कम हो गए। और जिस जगह पर मसाई कम्युनिटी अपने जानवरों को ग्रेजिंग कराती थी, उस एरिया को बड़े बड़े गेम रिजर्व में बदल दिया गया। गेम रिजर्व वो जगह होती है जहाँ पर आप वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, उस जगह को कह सकते हैं हम गेम रिजर्व बना दिए। जैसे मसाई मारा सुम्बरू नेशनल पार्क, सेरेंगेटी नेशनल पार्क इन तंजानिया, ये सारे पार्क्स बना दिए गए। ये रिजर्व एरिया जितना भी था, इसमें पेस्टोलिस्ट को जाना अलाउ नहीं था। वो वहाँ जाकर किसी एनिमल को मार भी नहीं सकते थे, और इवन किसी मतलब कहीं किसी भी एनिमल को वहाँ पर ग्रेज भी नहीं करा सकते थे। पहले जो है रिजर्व एरिया में जितने भी मसाई हर्डर्स थे वो आराम से ग्रेज कराते थे। जो सेरेंगेटी नेशनल पार्क जिस जगह पर बना हुआ है, वो मसाई लैंड का लगभग 14760 इतना किलोमीटर का एरिया है। पहले इस एरिया में मसाई लैंड अपने हर्डर्स को ग्रेज कराते थे, लेकिन अब इतने किलोमीटर के एरिया को सेरेंगेटी नेशनल पार्क बना दिया गया है, जहाँ पर अब जाकर ग्रेजिंग कराना पॉसिबल नहीं था। तो इस तरीके से इन लोगों के जो ग्रेजिंग लैंड्स थे वो कम होते चले गए। अब जो आपका ये ग्रेजिंग लैंड है जो कम हो गए, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आई मसाई कम्युनिटी के लोगों को। पहला आया कि डिटेरियोरेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ पॉस्चर, यानी जो पॉस्चर था उसकी क्वालिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती गई। दूसरा, फूडर वॉज इन शॉर्टेज, यानी जो फूडर था वो कम हो गया, क्योंकि जब ग्रेजिंग लैंड कम है तो फूडर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई कि जो मसाई कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने जानवरों को कहाँ से फीड कराएं। तो फीडिंग कैटल इज अ प्रॉब्लम। द बॉर्डर्स आर क्लोज्ड, जब एक पॉस्चर लैंड एग्जॉस्ट हो जाता था, यानी वहाँ की सारी घास जब ख़त्म हो जाती थी, तो अफ्रीकन पैस्टोरलिस्ट दूसरे लैंड पर चले जाते थे। लेकिन 19th सेंचुरी में जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो ये दूसरे लैंड पर नहीं जा पाते थे। मसाई और बाकी कम्युनिटी के लोगों को एक पर्टिकुलर एरिया में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। ये बिना परमिशन के वहाँ से बाहर अपने जानवरों को लेकर नहीं जा सकते थे। अगर इन्हें जाना भी होता था तो इन्हें एक स्पेशल परमिट की ज़रूरत पड़ती थी, और वो स्पेशल परमिट भी आसानी से नहीं मिलता था इन्हें। अगर कोई इंसान उन्हें ऐसा लगता था जिसने कोई अपराध किया हो या जो कोई रूल को फॉलो नहीं कर रहा हो, उसे अंग्रेज लोग पनिश भी किया करते थे। और जितने भी पेस्टोलिस्ट लोग थे उन्हें वाइट एरिया के मार्केट में जाना भी अलाउ नहीं था। वाइट सेटलर्स और यूरोपियन कॉलोनिस्ट इन पेस्टोलिस्ट को डेंजरस और सेवेज मानते थे। सेवेज का मतलब होता है असभ्य या जंगली, जिसे कह सकते हैं। यूरोपियन पेस्टोलिस्ट को अपने से पूरी तरह से अलग करना चाहते थे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था।
क्योंकि बहुत से ऐसे काम थे जिनमें यूरोपियन को पेस्टोरलिस्ट की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे माइन खोदना, सड़क बनाना, और भी बहुत से ऐसे काम थे जिनमें यूरोपियन को पेस्टोरलिस्ट की ज़रूरत पड़ती थी। When postures dry, कॉलोनियल रूल से पहले जब कभी किसी एरिया में बारिश कम होती थी या नहीं होती थी तो पॉस्चर लैंड सूख जाते थे, तो पेस्टोरलिस्ट फोरेज के लिए दूसरे एरिया में मूव कर जाते थे। लेकिन जब कॉलोनियल पीरियड हुआ तो उन्होंने इनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, इसलिए मसाई ग्रुप को एक ही पर्टिकुलर एरिया में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। और वो जो एरिया था वो सेमी एरिड एरिया था, जहाँ पर सूखा अधिकतर पड़ता ही रहता था। और क्योंकि वो उस एरिया से बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए उनके जानवर भूख और बीमारी की वजह से मरने लगे। एक इंक्वायरी भी करी गई थी इन 1930 में, जिसमें ये बताते हैं कि जो मसाई कम्युनिटी थी केन्या में, उनके पास 720,000 कैटल्स थे, 820 शिप्स थी एंड 171,000 डंकीज थे। लेकिन 2 सालों के अंदर ही इतना सूखा पड़ा इन 1933 एंड 1934, इन 2 सालों में, कि उनके जितने भी कैटल्स थे उनमें से लगभग आधे जो हैं वो वहाँ पर मर गए। नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड, यानी हर एक इंसान पर बराबर प्रभाव नहीं पड़ा इस पेस्टोरलिज्म, ये जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी, इन्होंने जो किया उसका इक्वल इफेक्ट सब पर नहीं पड़ा। जब कॉलोनियल गवर्नमेंट नहीं थी तो मसाई सोसाइटी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड थी। एक थे एल्डर्स, दूसरे थे वैरियर्स। जो एल्डर्स थे वो रूलिंग ग्रुप थे और टाइम टाइम पर वो मीटिंग रखते थे, कम्युनिटी के जितने भी अफेयर्स होते थे उनको डिसाइड करते थे, और अगर कोई झगड़ा होता था तो उसे भी सुलझाते थे। जबकि जो वैरियर्स थे उसमें यंग पीपल आते थे, उनका काम था ट्राइब को प्रोटेक्ट करना। वैरियर अपनी कम्युनिटी को डिफेंड करते थे और कैटल रेड ऑर्गेनाइज करते थे, और उस समय जिसके पास जितने कैटल होते थे वो उतना ही ज़्यादा वेल्दी होता था। वैरियर दूसरी कम्युनिटी पर रेड करते थे और जो जितने ज़्यादा कैटल पर कब्जा करता था वो उतना अपनी मैन पावर को दिखाता था, या कहें तो उसकी मैन पावर उतनी ही ज़्यादा होती थी। कोई कितना भी पावरफुल हो लेकिन उसे एल्डर्स की बात माननी पड़ती थी। मसाई के इन अफेयर्स को संभालने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलग अलग सब ग्रुप के लिए चीफ अपॉइंट किए, जो उस ग्रुप में होने वाले सारे अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। ब्रिटिश ने कई रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी रेडिंग और वारफेयर पर। इससे एल्डर्स और वैरियर्स दोनों प्रभावित हुए। कुछ समय में इन चीफ के पास बहुत वेल्थ हो गई। उनकी रेगुलर इनकम होती थी जिससे वो एनिमल्स, गुड्स और लैंड खरीदते थे, और जिनको टैक्स पे करने के लिए रुपए की ज़रूरत होती थी उन्हें उधार भी देते थे। इनमें से कई चीफ्स टाउन में रहने लगे और ट्रेडिंग करने लगे, लेकिन उनका परिवार अभी भी गांव में ही रहता था क्योंकि वहाँ पर रहकर वो जानवरों की रखवाली करते थे। जब कभी वॉर होती थी या सूखा पड़ता था तो इन चीफ को फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इनके पास पैसे थे और उनसे ये नए जानवर खरीद लेते थे, और इनके पास दोनों तरह की इनकम थी। दोनों तरह की इनकम मतलब पेस्टोरल इनकम भी और नॉन पेस्टोरल इनकम भी। पेस्टोरल इनकम इन्हें जानवरों से होती थी और नॉन पेस्टोरल इनकम इन्हें ट्रेडिंग से होती थी। लेकिन जो पुअर पेस्टोरलिस्ट थे, जो पूरी तरह से अपने जानवरों पर ही डिपेंड थे अपनी लिविंग के लिए, उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। वॉर और फेमाइन में उनका सब कुछ खत्म हो जाता था। उन्हें काम ढूंढने के लिए टाउन जाना पड़ता था। कुछ चारकोल बर्नर का काम करते थे और कुछ कोई और काम करते थे। कुछ लोग बहुत लकी होते थे कि उन्हें रोड कंस्ट्रक्शन का काम मिल जाता था। इस तरीके से हमने देखा कि दोनों पर अलग अलग इफेक्ट पड़ा। ठीक है, आगे है मसाई कम्युनिटी 2 लेवल पर चेंज हुई। कैसे? एल्डर्स और वेरियर के बीच में जो डिफरेंस था वो डिस्टर्ब हो गया, लेकिन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। और दूसरा, पूरी सोसाइटी वेल्दी और पुअर पेस्टोरिस्ट में डिवाइड हो गई थी।